आज हम तीसरे पेपर का आगाज करने लगे हैं जो कि लॉ ऑफ एविडेंस में से है। लॉ ऑफ एविडेंस के दो पोर्शन हैं, एक कानून शहादत ऑर्डर में से और एक लीगल एथिक्स जो एडवोकेट से रिलेटेड है। तो ये फाइनल मैंने लिस्ट तैयार की है जिसमें आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, अकम्प्लिस के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन प्रेड, प्ली ऑफ एलिबाई, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, hearsay evidence, relevancy of good character, primary and secondary evidence, public and private document, doctrine of estoppel, burden of proof, modes of examination, impeaching credit of witness, judicial notice, expert opinion. प्रेस जस्टिस मैंने पहले लिखा हुआ था, इसमें मेंशन किया था, वो मैंने निकाल दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बी कैटेगरी में आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी लीगल एथिक्स में प्रोफेशन मिसकंडक्ट, ये राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट आ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिविलेज कम्युनिकेशन का। प्रिविलेज कम्युनिकेशन के हवाले से जनरल रूल आर्टिकल 15 में दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जिस मामले के हवाले से तफ्तीश चल रही होती है ना, वो लाजमी है गवाहान के लिए कि वो उसके बारे में सच बोलें। वो ये प्ली नहीं ले सकते कि सवाल के जवाब में उन्हें सजा हो जाएगी, उनसे कोई चीज़ छीन ली जाएगी, क्योंकि इसके साथ साथ उनको एक में मैं आपको इसमें ऐड करती हूँ, नेट इशू हुआ होगा। नेट का लगता है इशू है। अच्छा, इसमें मैं ये बात कर रही थी कि जनरल रूल ये है कि जब आपसे कोई मामले के हवाले से सवाल पूछा जाएगा, आपने लाजमी उसका जवाब देना। आप ये प्ले नहीं ले सकते कि सवाल के जवाब में आपको सज़ा हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको प्रोटेक्शन भी दी गई है कि उस सवाल के जवाब में आप पे प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होंगी, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो फिर परजुरी की सज़ा होगी। ठीक है, ये था जनरल रूल। जनरल रूल के एक्सेप्शन के तौर पे प्रिविलेज कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा गया कि कुछ ऐसी गुफ्तगू हैं या कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां पर उस कम्युनिकेशन को कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसको डिस्क्लोज किया जाए। ठीक है, इसीलिए इसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं। Introduction. The general rule of Kanun Shahadat Order 1984 is that a witness is bound to tell the whole truth and to produce any document in his possession relevant to matter in issue, but there are certain provisions which are exception to the general rule which deals with the privileged communication, which explains that there are certain circumstances in which the parties or persons are not compelled to answer the questions. Relevant provision Article 4 से लेके 15 तक। आपकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन ये क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसे बाय लॉ प्रोटेक्ट किया गया कि इसको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि इसको डिस्क्लोज किया जाए या उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। यही लीगल मीनिंग में लिखा गया। जनरल रूल भी हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 15 के हवाले से, और इसकी एक्सेप्शन में 4 से लेके 14 प्रिविलेज कम्युनिकेशन से डील करती है। बेसिस क्या है इसकी? कन्वीनियंस ऑफ पब्लिक एंड पॉलिसी फॉर जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट, सर्कमस्टांसिस in which privilege could be claimed by the witness, judges and magistrates, communication during marriage, evidence as to affairs of state, official communication, information as to commission of offences, professional communication, legal advisors, witness not party. सबसे पहली प्रिविलेज कम्युनिकेशन हम आर्टिकल 4 के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स अंडर आर्टिकल 4 जनरल रूल, no judge or magistrate shall be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or magistrate which came to his knowledge in court. Exception: on special order of superior court, he may be examined as to other matters which occurred in his presence during he was acting as judge. Communication during marriage under Article 5 General Rule. No person who has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage, and he shall not be permitted to disclose any such communication. Exception:
the person who made it, his representative interest, consent. Non-applicability, not applicable in cases between spouses. स्पाउसेज में से किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज किया जाए सिवाय इसकी कंसेंट के, लेकिन जहाँ पर एक स्पाउस विक्टिमाइज हुआ होता है उन केसेस पे ये प्रिविलेज इंजॉय नहीं की जा सकती. Evidence as to affairs of state. Under Article 6, General Rule, no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official record relating to any affairs of state, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, explanation of official record relating to affairs of state. It includes documents concerning industrial and commercial activities carried on directly or indirectly by the federal government or a provincial government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government. उसके बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन है कि किसी पब्लिक ऑफिसर को अगर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स के हवाले से पता है तो उसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि इसको डिस्क्लोज करे, और वो एक्टिविटीज़ फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगी. ठीक है. उसके बाद इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफेंस. अगर किसी पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट को या रेवेन्यू अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन मिली है किसी क्राइम की कमीशन के हवाले से, तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि इसको डिस्क्लोज करे कि इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव हुई है. उसी तरह प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जो एडवोकेट ने आपके साथ कम्युनिकेशन किया है और जो वो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के हवाले से जानता है तो वो आगे किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता. ठीक है. लेकिन ये प्रिविलेज वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पर ये चीज़ सामने आती है कि ऑब्जर्व किया गया कि इसने कोई इलीगल एक्ट कमिट किया है क्लाइंट ने, या फ्रॉड कमिट किया गया है, तो उसके लिए ये प्रिविलेज के तहत उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा. उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स. तो इसी तरह लीगल एडवाइजर्स के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन हुई है, अगर वो खुद अपने आप को गवाह के तौर पर पेश ना कर दें उस वक्त तक आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, या किसी भी अथॉरिटी के सामने उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि इसको डिस्क्लोज किया जाए. ठीक है. और फिर जब वो पेश हो जाता है या अदालत को ऐसा लगता है कि ये एविडेंस जो है रिक्वायर्ड है केस की एक्सप्लेनेशन के लिए, तब रिक्वायर की जा सकती है. उसके अलावा विटनेस नॉट पार्टी अंडर आर्टिकल 13, जिसमें ये कहा गया कि किसी की रिटन कंसेंट के बगैर आप उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने टाइटल डीड्स प्रोड्यूस करे, जबकि वो स्ट्रेंजर टू दी सूट है, वो विटनेस भी नहीं है. ठीक है. तो उसकी कंसेंट ज़रूरी है. हाँ जी. क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई किसी का क्वेश्चन? हाँ जी. आगे स्टार्ट करूँ फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस. देखें, विटनेसेस के हवाले से कहा जाता है कि जस्टिस का सारा दारोमदार उन पर है, क्योंकि उन्हीं की बेस पे अदालत के लिए आसान हो जाता है कि वो सही नतीजे पर पहुंच सकती है कि केस का क्या नतीजा निकलेगा. तो गवाही देने के हवाले से जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो सारी रिलायबिलिटी इन लोगों पर डिपेंडेंट है. ठीक है. Introduction. Justice is one of the main pillars of Islam, and it is the witness who is responsible for the complete construction. Without truthful witness, it may be impossible for court to reach a correct conclusion in a case. Giving testimony its due importance and weight is an obligatory duty, and those who stand firm in their testimonies are among people of righteous and faith. इसमें आप अब ये कीजिएगा कि 2020 बना दीजिएगा, बाकी इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा. ये इस तरह से आप साइटेशन यूज़ करेंगे अपने एग्जाम्स में. रेलिवेंट प्रोविजन आर्टिकल 3 एंड 17 ऑफ QSO है. इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्सेस लिखी हैं. सबसे जो एग्जैक्ट इसमें, वैसे तो सारी एग्जैक्ट हैं, ये आप ये वाली मेंशन करें. ओ यू बिलीव्ड, बी परसिस्टेंटली स्टैंडिंग फर्म फॉर अल्लाह, विटनेस इन जस्टिस, एंड डू नॉट लेट द हेटेड ऑफ पीपल प्रिवेंट यू फ्रॉम बीइंग जस्ट. बी जस्ट, दैट इज नियरर टू राइटियसनेस एंड fear Allah. Indeed Allah is acquainted with what you do. Surah Al-Ma'idah verse number 8. विटनेस कौन होता है? अ पर्सन हु हैज सीन समथिंग हैपन, was present to whom something was happened. आर्टिकल 3 में ये बताया गया कि कौन कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई है, कौन गवाही दे सकता है. एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई if able to understand the question put to them, ability to give rational answers to questions. एक्सेप्शन क्या है? unable to understand the question, not able to give rational answers to the question, person convicted under perjury ड्यू टू टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज फिजिकल और मेंटल. तो ये इनकैपेसिटेटेड पर्सन है जो एविडेंस नहीं दे सकते. अब किसके तहत कॉम्पिटेंसी डिटरमिन की जाएगी? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है तज़कियतुल शुहूद, मतलब एविडेंस तमाम नकाइस से पाक हो, जो कि
अकॉर्डिंग टू इंजंक्शन ऑफ इस्लाम होगी। A lunatic is not competent to testify unless able to understand the question. Qualifications of witness: physically fit, competent to record evidence, capable of five senses, not debarred under qazaf। मतलब कि जैसे कि किसी पे बहुतान बांधा है और उसको साबित नहीं कर पाए तो ये डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। पर्सन ऑफ गुड रेपुटेशन, हैविंग गुड मोटिव बिहाइंड इट, मस्ट क्वालिफाई तस्कियतुल शहूद, नॉट डिबार्ड बाय लॉ। अब यहाँ पर चाइल्ड विटनेस की कॉम्पिटेंसी के हवाले से क्राइटेरिया बताया गया है। एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड विटनेस इज अ डेलिकेट मैटर, नॉट सेफली टू रिलाई, ससेप्टेबल टू ट्यूटरिंग, नीड्स corroboration, रूल्स ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन जो अकल तकाजा करती है। Determination of competency and number of witness. Determine in accordance with the injunction of Islam matters relating to financial or future obligation. In writing, attested by two men or one man and two female. O ye who believe, when ye deal with each other in transaction involving future obligation as between the parties. Surah Al-Baqarah verse number 282. Matters relating to other matters, one man or such other evidence as available. जी क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है सबको? जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस पार्टनर इन क्राइम, गिल्टी एसोसिएट को कहते हैं। अब इसमें ये देखा जाएगा कि क्या इसकी एविडेंस पे किसी एक्यूज को सज़ा दी जा सकती है। तो ये कहा गया है कि हदूद केसेस के अलावा इसकी जो गवाही है वो एडमिसिबल है दूसरे एक्यूज के ख़िलाफ़। तो ये तो रूल ऑफ लॉ है और इसमें यह है कि अगर आप कोराबोरेशन नहीं भी करते स्टिल इसकी बात पे रिलाई करके आप किसी को कन्विक्शन दे सकते हैं। ये आर्टिकल 16 में बताया गया, लेकिन उसके साथ सप्लीमेंट के तौर पे आर्टिकल 129 इलस्ट्रेशन बी पढ़ा जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि इसकी बात की, इसकी मटीरियल एविडेंस की कोराबोरेशन करवा ली जाए, क्योंकि ये अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। Accomplice, a person who commits an offence along with other accused. If that person provides an evidence before the court in respect of that offence committed by him and other co-accused, then that person will be known as accomplice. Also known as सुल्तानी गवाह, वादा माफ गवाह, अप्रूवर। सुल्तानी गवाह उस सूरत में कहलाता है जब प्रोसिक्यूशन की साइड पर ये एविडेंस देने को तैयार हो जाता है। रूल ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 16, एन accomplice shall be competent witness against an accused person. Conviction is not illegal merely because it is not corroborated. Rule of prudence, it should be corroborated. Non-application to hudud cases. Reasons for requiring corroboration. An accomplice is likely to swear falsely in order to shift the guilt from himself, likely to disregard the sanction of an oath, likely to favor the prosecution in hope of pardon. Doctrine of double test. He must show that he is reliable witness, sufficient corroboration needed, independence, evidence for corroboration upon material particulars. वॉल्यूम 3 में भी इसका हवाला पाया जाता है। When pardon can be tendered and by whom. Offences specified under section 337 of the Code of Criminal Procedure 1898 by magistrate, by section 338 of the Code, the High Court or the Court of Session. उसके लिए फिर ये आगे क्राइटेरिया बताया गया है पार्डन टेंडर करने के लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस फॉर टेंडरिंग द पार्डन. Intended approver should always be made clearly to understand the extent of the pardon offered to him. He will be informed that if he tendered pardon, he will not be prosecuted in respect of that offence. If approver gives false evidence, he can be tried for the offence and also for perjury. Approver should be kept in judicial custody until close of trial. हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है जी। हाँ जी, काफ़ी है फिर इतना। चलें ठीक है, इसको फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे हम। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का?